Costing फटाफट linear programming question and answers. कॉस्टिंग फटाफट में फिर से एक बार आपका स्वागत है। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको लीनियर प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स और कैसे इक्वेशंस को फॉर्मुलेट किया जाए इस बारे में बात करी थी, और मैंने कहा था कि अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा प्रॉब्लम कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए मैं इमेज सोनी आपको फिर से अपने साथ एक सफर पर ले चलता हूं। जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि 20 सेकंड के लिए हम अपनी स्क्रीन पर वो क्वेश्चन रखेंगे, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन छोटा है, स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आप 20 सेकंड आपकी स्क्रीन पर रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ें। पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। क्वेश्चन कहता है ए लिमिटेड मेक्स 2 प्रोडक्ट्स टेबल टी एंड चेयर सी। तो 2 प्रोडक्ट बनाता है। कौन कौन से प्रोडक्ट बनाता है? एक बनाता है टेबल और एक बनाता है चेयर। ये जो क्वेश्चन है आपको टेक्स्ट फॉर्म में दे रखा है, और अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में सिस्टमैटिकली लिख सकते हैं, और लिख तभी सकते हैं जब हम क्वेश्चन में समझेंगे क्या चीजें क्वेश्चन में गिवन है, तो उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो टेबल प्रोडक्ट बनाता है, चेयर बनाता है, और ये 2 डिपार्टमेंट से होकर गुजरता है। वन इज असेंबली डिपार्टमेंट एंड वन इज फिनिशिंग डिपार्टमेंट। जरूरी नहीं कि जिस फॉर्म में मैं टेबल लिखूं उसी फॉर्म में हूं। मैं कभी भी क्वेश्चन को या उसके आंसर्स को देखकर सॉल्व नहीं कराता हूं। तो अगर चेंज करना पड़ेगा तो हम लोग टेबल का फॉर्म भी चेंज करेंगे। असेंबली हैज 60 आवर्स अवेलेबल पर वीक। असेंबली डिपार्टमेंट में टोटल आवर्स कितने अवेलेबल हैं? 60 आवर्स। और इन केस ऑफ फिनिशिंग कैन हैंडल अप टू 48 आवर्स अ वीक। मैन्युफैक्चर ऑफ 1 टेबल रिक्वायर 4 आवर्स ऑफ असेंबली। एक टेबल को बनाने के लिए असेंबली में 4 आवर लगते हैं टेबल को बनाने के लिए, एंड 2 आवर्स इन फिनिशिंग, और टेबल की फिनिशिंग में 2 आवर्स लगते हैं। सिमिलरली ईच चेयर रिक्वायर्ड 2 आवर्स इन असेंबली। असेंबली में इसको 2 आवर्स लगते हैं एंड 4 आवर्स इन फिनिशिंग, और 4 आवर्स फिनिशिंग में लगते हैं। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन जैसा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ए बी प्रोडक्ट करके था शायद, उसमें प्रॉफिट इज 80 पर टेबल, और हमको प्रॉफिट दे रखा है 80 रुपीज पर टेबल, एंड प्रॉफिट इन केस ऑफ चेयर इज 60 रुपीज पर चेयर। चूज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। अब क्वेश्चन में देखिए क्या पढ़ रहा है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। चूज द कॉम्बिनेशन ऑफ चेयर्स एंड टेबल टू बी प्रोड्यूस। कितनी टेबल और कितनी चेयर्स बनाए कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो, उसके लिए पहला पार्ट है फॉर्मुलेट लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल इक्वेशन, दूसरा है प्रेजेंट ग्राफिकली, और थर्ड वन इज व्हाट इज मैक्सिमम प्रॉफिट। ये कंप्लीट क्वेश्चन है। कह रहा है कि पहले इक्वेशन फॉर्म करें, फिर उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें, और फिर फाइनली व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट उस पर कैलकुलेट करके बताएं। ये क्वेश्चन 5, 2, 7 और 1, 8 नंबर का आया था। तो सबसे पहला काम प्रॉफिट दे रखा है। जैसे ही प्रॉफिट आए, इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया z मैक्स। एज्यूम कर लिया टेबल की हम x यूनिट बनाएंगे, चेयर की हम y यूनिट बनाएंगे। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पिछले वीडियो में जाएं, हमने बताया था किस तरह से इक्वेशन फॉर्मुलेट करते हैं। वहां से देखने के बाद यहाँ आएंगे तो और इजी होगा। इसका मतलब 1 यूनिट पर 80 का प्रॉफिट है, x यूनिट बनाएंगे तो 80x का प्रॉफिट हो जाएगा। सिमिलरली टेबल में
चेयर में 60 यूनिट्स का प्रॉफिट है और हम y यूनिट्स बनाते हैं तो टोटल प्रॉफिट हो गया 60y। तो z मैक्स ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब आप कहेंगे आपने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि वो पूछता है कि कितनी टेबल कितनी यूनिट बनाए तो मैक्सिमम क्या प्रॉफिट होगा। तो 80 और 60 तो एक एक चेयर पे है, हमने x और y यूनिट बनाई तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब कंस्ट्रेनिंग सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेन, इसका मतलब ये प्रॉफिट और उसके साथ कंस्ट्रेंट क्या है कि मेरे पास 60 आवर्स ही अवेलेबल है और इसके केस में 48 आवर्स ही अवेलेबल है। एक टेबल में असेंबली में 4 आवर्स लगते हैं तो x यूनिट में कितने लगेंगे 4x, प्लस चेयर में 2 आवर्स लगते हैं और चेयर की हम y यूनिट बनाते हैं तो 2y। ये जो इक्वेशन है ये असेंबली आवर्स के लिए है और असेंबली आवर्स कितने अवेलेबल है 60, should always be less than or equal to 60। या तो इसको बनाने में 60 आवर्स पूरे खत्म हो जाएंगे या उससे कम होंगे, उससे ज्यादा तो अवेलेबल नहीं है, तो should be less than or equal to 60। This is constraining equation in respect of assembly। Similarly for finishing 2 आवर्स लगते हैं x यूनिट में, तो टोटल फिनिशिंग आवर्स 2x टेबल के लिए, इसमें लगते हैं 4 आवर्स और y यूनिट बनाते हैं तो 4y should always be less than or equal to 48 आवर्स। ये हो गई फिनिशिंग के लिए। तो ये दोनों इक्वेशन क्या है कंस्ट्रेनिंग इक्वेशन, इनको क्या बोलते हैं कंस्ट्रेनिंग इक्वेशंस। एंड 3 चीजें बताई थी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट और तीसरा नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। नॉन नेगेटिविटी कंडीशन क्या थी, x और y जो भी आप यूनिट्स बना रहे हो शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। या तो हम बनाएंगे या तो नहीं बनाएंगे तो वो कभी नेगेटिव में वैल्यू नहीं हो सकती है। देन x एंड y शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमने फर्स्ट पार्ट किया। दिस इज फॉर्मुलेशन ऑफ व्हाट, फॉर्मुलेशन ऑफ इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन बनी मैंने सोचा यहां लिख लेते हैं क्योंकि ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो z max is equal to 80x plus 60y और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में 4x plus 2y less than equal to 60, 2x plus 4y less than equal to 48। इक्वेशन 1 और इक्वेशन नॉन नेगेटिविटी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर इसमें क्या करें। तो क्वेश्चन में ग्राफिकल मेथड बोल दिया तो हम ग्राफिकल लगाएंगे और हम लोगों ने कंडीशन भी पढ़ी थी कि ग्राफिकल मेथड सिर्फ और सिर्फ तभी लग सकता है जब 2 वेरिएबल्स हो। कंस्ट्रेनिंग इक्वेशन कितनी भी हो, 2 3 4 5 6 कितनी भी हो, बट वेरिएबल 2 ही होने चाहिए, तभी हम ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में 2 ही मेरे पास ग्राफ वेरिएबल्स हैं, x एंड y। अब किसी भी चीज को ग्राफ में प्रेजेंट करने के लिए, ग्राफ को बनाने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, बिंदु जहां से हम स्टार्ट या फिनिश करेंगे, तो वो कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। और ग्राफ को हम लोग बनाए तो हम लोगों ने ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। अब कोऑर्डिनेट्स हमको कहां से मिलेंगे, इन दो इक्वेशन से, और ये दोनों इनइक्वालिटी है। और ध्यान रखें ग्राफिकल मेथड में
इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने पर कोई भी वेरिएबल, ना स्लैक ना सरप्लस ना आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। अब आप बोलेंगे सर ये क्या नाम ले लिया, तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी क्या ध्यान रखेंगे कि ग्राफिकल मेथड में इनइक्वालिटी इक्वेशन को इक्वालिटी इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए कोई भी वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं होगा, वो सिंपली डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए कर देंगे इक्वालिटीज में। इसका मतलब 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 60। यहां पे लिख देंगे कन्वर्टिंग इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी। ग्राफिकल मेथड में इनइक्वालिटी की इक्वेशन को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी तरह के वेरिएबल को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन आता है सर क्यों नहीं करेंगे और क्यों हम इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करें। इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तभी हमको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे और कोऑर्डिनेट्स तक पहुंचने के लिए हमको इन्हें सॉल्व करना होगा। तो कन्वर्टिंग इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी, और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 48। ये हमने इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया। अब कोऑर्डिनेट के लिए कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, x और y दो कोऑर्डिनेट हैं, इनको वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए x और y को इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर ले बाय सॉल्विंग इक्वेशन we can calculate the value of x and y। तो हमने कहा सॉल्व कर लेते हैं, सबको आता होगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 60 एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 48। किसी एक को गायब करने के लिए इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8x प्लस 4y इज इक्वल टू 120, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 48। ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को माइनस कर दें, ये कट गया। 6x is equal to 72, x is equal to 72 by 6, x is equal to 12। x की वैल्यू आ गई 12 और इस x की वैल्यू को by putting value of x 12 in equation किसी में भी रख दें, इक्वेशन 3 में रख देते हैं, क्या हो जाएगा 4 इंटू 12 प्लस 2y इज इक्वल टू 60, ये 48 प्लस 2y इज इक्वल टू 60, तो 2y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 6। करेक्ट। अब हमको कोऑर्डिनेट चाहिए थे और ये हमको x और y की वैल्यू मिली। आप बोलेंगे सर कोऑर्डिनेट तो मिले नहीं, तो कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे? तो फिर से मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। हमने पहली इक्वेशन 1 और 2, अब हम कॉम्बिनेशन सोचते हैं। ये तो एक तरीका था जिसको हमने सॉल्व किया कि कैसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा दें, फिर हम वापस आएंगे। अब हमको कोऑर्डिनेट चाहिए। ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तुमने सोचा क्या होगा? हम या तो x नहीं बनाएंगे और y बनाएंगे, एक पॉसिबल ऑप्शन। दूसरा नहीं हम x बनाएंगे y नहीं बनाएंगे।
तो इसका मतलब हमको पता चलेगा कि या तो हम सब टेबल बना रहे, चेयर कुछ नहीं बना रहे, या ऐसा भी हो सकता है हम चेयर बना रहे, टेबल कुछ नहीं बना रहे, और या टेबल और चेयर की कुछ कुछ यूनिट्स बनाएंगे। आर यू क्लियर बच्चों? कि हम तीन ही ऑप्शंस पे काम कर सकते हैं, या तो हम सब टेबल बना दें, चेयर ना बनाएं, या हम सब चेयर बना दें, टेबल ना बनाएं, या कुछ चेयर की यूनिट्स बनाएं और कुछ टेबल की यूनिट्स बनाएं। इसका मतलब मेरे पास ये तीन ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। तो हमने कहा हम पहले पे चलते हैं, हम x कुछ नहीं बनाएंगे, सब y बना रहे, टेबल कुछ नहीं बना रहे, हम y बना रहे। तो बाई पुटिंग x is equal to 0 in equation 3, तो क्या हो जाएगा 4 into 0 plus 2y is equal to 60, तो y is equal to 30, y 30 हो गया और x हमने 0 लिया था, तो पहला कोऑर्डिनेट हो गया 0,30, करेक्ट। सिमिलरली अब हम y नहीं बनाएंगे, x बनाएंगे। अब इसी इक्वेशन में y को 0 रख दें, y पुटिंग y is equal to 0 in equation 3, क्या हो जाएगा 4x 2 into 0 is equal to 60, x is equal to 15 और y हमने 0 लिया ही था, तो कोऑर्डिनेट हो गए 15,0। इसका मतलब पहले ऑप्शंस में हमने जब कोऑर्डिनेट एक बार x 0 किया, y की वैल्यू निकाली तो कोऑर्डिनेट मिल गया, जब y 0 किया तो दूसरा कोऑर्डिनेट मिल गए। इसका मतलब इक्वेशन 1 के लिए, इक्वेशन ये लीनियर थी, लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ रहे, एक लाइन होगी और किसी भी लाइन के लिए दो पॉइंट, मान लीजिए ये एक लाइन है तो इस लाइन को ड्रॉ करने के दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक यहां पर और एक यहां पर कोऑर्डिनेट, राइट। मान लीजिए हम एक कोऑर्डिनेट ये है, एक ये आया, ये एक लाइन बनेगी ना, तो एक कोऑर्डिनेट यहां होगा, एक कोऑर्डिनेट यहां होगा। इसका मतलब किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए उस पॉइंट के लिए, लाइन के लिए। सिमिलरली फॉर इक्वेशन नंबर 4, x को 0 रख दे, तो 2 into 0 plus 4y is equal to 48, then y is equal to 12 और x is equal to 0 हमने रखा है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0,12 और फिर y को 0 कर दे तो 2x plus 4 into 0 is equal to 48, then x is equal to 24 and y is equal to 0, तो दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया 24,0। इसका मतलब लाइन 1 के लिए दो कोऑर्डिनेट मिल गए और लाइन 2 के लिए भी दो कोऑर्डिनेट मिल गए। अब इन कोऑर्डिनेट्स को इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो हमने बना लिया, देखिए x में सबसे ज्यादा कहां है, यहाँ x0, यहाँ 15, यहाँ 24, तो x में 24 आ जाए तो हम ऐसा मानते हैं कि इसको हम 5, 10, 15, 20, 25, 30, यहाँ पे भी बना ले 5, 10, 15, 20, 25, 30। पहला कोऑर्डिनेट लाइन 1 का 0,30, मतलब x 0 है और y 30 है, तो ये वो पॉइंट हुआ जो कहलाएगा 0,30। दूसरा क्या है 15,0, x 15 है, y 0, मतलब इस लाइन पर हर वैल्यू x की होगी लेकिन y 0 होगा, तो ये पॉइंट हो गया
जिसको हम बोलेंगे 15,0। हमने इक्वेशन नंबर 1 ड्रॉ कर दी। यहां पर लिख देते हैं दिस इज फॉर इक्वेशन नंबर 1, इसके लिए या इसके लिए, ठीक है। सिमिलरली फॉर इक्वेशन टू 0,12, x की वैल्यू 0 इस लाइन पर होगी और y कितना है 12, हमने यहां मान लिया दिस इज 0,12, और इसके लिए 24 यहां पर दिस इज 24,0। ये हमने ग्राफिकल मेथड के थ्रू लाइन बना दी। दिस इज फॉर इक्वेशन नंबर 2। अब वो सवाल में कभी कभी पूछता है फिजिबल रीजन क्या है, तो हम फिजिबल रीजन यहां पर एक विद रीजन है और एक जुगाड़ है। इन केस ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमाइज, तो ओरिजिन पर खड़े हो दौड़े, जहां लड़ते जाए मुड़ते जाए, जहां लड़ते जाए मुड़ते जाए, गाड़ी चला रहे टी, यहां से यहां पहुंच गए, फिर यहां पहुंच गए, तो दिस इज योर फिजिबल रीजन। तो हमने सोचा इसका नाम दे दे, ये O है, ये A कर देते हैं, ये B कर देते हैं, ये C कर देते हैं, ये D कर देते हैं और ये E। तो पहला फिजिबल रीजन क्या है, 0ACB, 0 बल्कि 0 नहीं OACB इज अ फिजिबल रीजन। अब आप कहेंगे सर इसको लॉजिकली बता दे। ये जो लाइन बनी ये शो करती है कि अगर इसके ऊपर जाओगे तो ग्रेटर देन हो जाएगा, इसके नीचे रहोगे तो शुड बी लेस देन और इक्वल टू। जैसे यहां इक्वेशन है लेस देन 60, लेस देन और इक्वल टू 60, तो ये लाइन शो करती है मैक्सिमम को। तो लेस देन 60 का मतलब इधर का एरिया हमारे लिए फिजिबल होगा, इधर का फिजिबल नहीं होगा। फिर ध्यान से देखिए, इस लाइन की बात कर रहा हूं मैं, इस लाइन की, इस लाइन के ऊपर का एरिया ग्रेटर देन 60 कहलाएगा, इसके नीचे का लेस देन 60 कहलाएगा। सिमिलरली फॉर दिस लाइन, इसके ऊपर का एरिया ग्रेटर देन 48 कहलाएगा, नीचे का एरिया लेस देन 48 कहलाएगा, राइट। अब आप कहेंगे सर आपने ये वाला एरिया लिया, ये क्यों नहीं लिया, ये क्यों नहीं लिया। ध्यान से देखें, ये एरिया, इसकी बात कर रहा हूं मैं, जिसमें मैं zigzag लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं। फिजिबल एरिया के लिए मैंने कर दिया जिसमें हम लोग बार्स बना। ये एरिया जो है इस लाइन के नीचे, एक कंडीशन तो फुलफिल करता है बट इस लाइन के ऊपर है। इसका मतलब इक्वेशन की, कंस्ट्रेंट की एक कंस्ट्रेंट को तो पूरा करता है बट दूसरे कंस्ट्रेंट को पूरा नहीं करता, इसलिए ये फिजिबल नहीं है। सिमिलरली फॉर दिस, ये इस लाइन के तो नीचे है बट इस लाइन के ऊपर है, इसका मतलब एक कंडीशन फुलफिल करता है बट दूसरी फुलफिल नहीं करता है। लेकिन ये एरिया इसके नीचे है, इसके भी नीचे है, तो ये वो एरिया है जो हमारे फिजिबल रीजन को दिखाता है कि ये हमारे लिए फिजिबल सॉल्यूशन देगा। ठीक, अब इस फिजिबल सॉल्यूशन में यहां के कोऑर्डिनेट हमको पता है 0,0, यहां का कोऑर्डिनेट हमको पता है 0,12, यहां का कोऑर्डिनेट पता है हमको 15,0, बट यहां पर हमको कोऑर्डिनेट नहीं पता है। तो हमारा पहला काम है सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, and C point is an intersection of line 1 and line 2. C point is an intersection of line 1 and line 2. और जहां पर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनको हम सॉल्व करने के लिए साइमल्टेनियस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो हमको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। अभी हम लोगों ने x और y के कोऑर्डिनेट निकाले थे, जहां पर इससे पहले
जब मैंने रब किया था। और अगर नहीं हो तो मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं साइमल्टेनियस इक्वेशन से एक बार फिर से। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 60, जिस इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था तो ये हो गई थी 8x प्लस 4y इज इक्वल टू 120। इसमें से दूसरी इक्वेशन मैंने माइनस कर दी थी, 6x इज इक्वल टू 72, x इज इक्वल टू 12। तो एक कोऑर्डिनेट हो गया 12 और x की वैल्यू इसमें रख दे तो y मिल जाएगा। अब रख लेंगे, आप लोग सब फाइनल के स्टूडेंट हैं, तो ये हो जाएगा 48, 60, 12, 6, y की वैल्यू 6। एक बार फिर से 48 उधर गया 12, दूसरी जगह क्या 6। इसका मतलब कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x 12, y 6। तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 12,6। फिर से C इज अ पॉइंट वेयर बोथ द लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, और उस कोऑर्डिनेट के पॉइंट को निकालने के लिए जहां पर स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं हम साइमल्टेनियस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। अब इस विजिबल एरिया के 4 पॉइंट O A C D, O के कोऑर्डिनेट 0,0, A के कोऑर्डिनेट 0,12, B के कोऑर्डिनेट 15,0, C के कोऑर्डिनेट 12,6। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग जब चैप्टर शुरू किया था और अभी सवाल जब किया तो हमने कहा था ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं। तो हम लोगों ने कहा था एक बार x 0 रख लो, एक बार y रख लो। जब हम कुछ नहीं बना रहे हैं 0,0, यहां हम x कुछ नहीं बना रहे, y 12 बनाना चाहते हैं। यहां पर हम x 15 बनाना चाहते हैं, y कुछ भी नहीं बनाना चाहते हैं। और c 12 हम इसकी और 6 इसकी बनाना चाहते हैं। इसका मतलब ये हमको यूनिट्स मिल गई कि हम टेबल की कितनी और चेयर की कितनी बनाएं। तो हमारे पास ये 4 ऑल्टरनेटिव्स आ गए जिन पर हम काम कर सकते हैं। और इन 4 ऑल्टरनेटिव्स पर हमको क्या कैलकुलेट करना होगा कि प्रॉफिट पोर्शन कहां पर मैक्सिमम है। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको रब कर देता हूं। ये 4 ऑल्टरनेटिव बता रहे हैं हम क्या कर सकते हैं। इन 4 ऑल्टरनेटिव में ये x की वैल्यू है, y की ये x की है, y की ये x की है, y की ये x की है, y की। अब हमारा प्रॉफिट पोर्शन या z मैक्स क्या था, 80x प्लस 60y। एक बार x की वैल्यू ये और y की ये रखे तो फॉर 0,0 z मैक्स की वैल्यू क्या होगी, x की जगह 0 रख दे, y की जगह 0 रख दे, 0 होगी। दिस इज फॉर ऑप्शन नंबर 1। फॉर ऑप्शन नंबर 2 0,12, x की जगह 0 रख दे, y की जगह 12 रख दे, तो z मैक्स क्या हो जाएगा, 18 to 0 plus 16 to 12. Total profit is 720. Similarly for option 3, 15,0, z max क्या हो जाएगा, x की जगह 15 रख दें, y की जगह 0, तो 18 to 15 plus 16 to 0, 1200. For fourth option, it's 12,6, z max, x की जगह 12, 18 to 12 plus 16 to 6, 960 1320। अब देखिए यहां प्रॉफिट कितना है, 0, यहां प्रॉफिट 720, यहां 1200, यहां 1320। इसका मतलब हुआ कि अगर हम x की 12 यूनिट बनाए और y की 6 यूनिट बनाए तो मेरा सारा आवर्स, असेंबली वाले फिनिशिंग आवर्स भी यूज हो जाएंगे और प्रॉफिट भी मैक्सिमम 1320 रुपए का हो जाएगा।
तो ग्राफिकल मेथड में हमने ये सीखा किस तरह से हम कंस्ट्रेनिंग इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। यहां पर अभी केवल 2 कंस्ट्रेनिंग इक्वेशन थी, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती है। तो हमने इस पार्ट में देखा कि कैसे हम इसके इक्वेशंस को सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालेंगे। ये क्वेश्चन फाइनल में आया हुआ है, 3 पार्ट में था, 2, 5 और 1 नंबर। 2 नंबर का पहला पार्ट था फॉर्मुलेशन ऑफ इक्वेशन, 5 नंबर का ग्राफ था। देखिए ग्राफ में बहुत सारा काम सॉल्व करने तक था, और थर्ड पार्ट ये था प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश करी है आसान तरीके से समझाने की। मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कोई प्रॉब्लम हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कॉस्टिंग फटाफट आपके लिए इसी तरह की नई नई चीजें लेकर आता रहेगा स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए। और इसी तरह हम लोग इंटरमीडिएट के लिए भी अपना सीरीज शुरू करने वाले हैं। जल्दी हम इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए भी लेके आएंगे। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।